बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऐसे लोगों को ना सिर्फ मार्क कर लिया गया है, उनके ऊपर निशान लगाए गए हैं जिनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। ये वो लोग हैं जो कि मास्टरमाइंड हैं उस प्लान के जो कि 9 मई को अमल में आया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में आग लगाई, जलाओ घिराव किया, शरपसंद अनासिर थे, शरंगेज़ी फैलाई, वायलेंस फैलाया, पाकिस्तान की जो आवाम है उनको गुमराह किया, उनको सियासी बेरा रवी का शिकार किया और सब कुछ जानते बूझते। वो कौन लोग हैं, क्या सबूत सामने आए हैं, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताना। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि जो हसास तनसीबात पर हमले की जो प्लानिंग है वो कहाँ हुई थी, उसकी ऐसी पक्की खबर आई है ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा वो खबर कहीं और नहीं मिलने वाली। एक और चीज़, इमरान खान साहब जो कि हमेशा शादियों पे बड़े खुश होते हैं, जबरी शादियों पर तो बहुत ही खुश होते हैं, बल्कि जबरी शादी के तो वो बेनिफिशरी भी रहे हैं। जब वो जबरी शादियों पर खुशियां मनाया करते थे, उसके शादियाने बजाया करते थे, अब जब उन शादियों की तलाक़ें हो रही हैं तो वो तलाक़ पर अफसरदा हैं। वो किसकी तलाक़ पर अफसरदा हैं, वो कौन सी तलाक़ें हैं, वो उसके बारे में भी मैंने आपको बताना है। साथ ही साथ बहुत से लोग आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं और मज़ीद और लोग पाइपलाइन में हैं। तो ये जो सारे नाम हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कि जिन बड़े लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, मतलब क्रैकडाउन तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है, मुझे तो कोई बहुत बड़ा लफ्ज़ मिल नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि जिन्हों फाइल आने वाली चीज़ है, ये एक्चुअली वो है कि नो मर्सी पॉलिसी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई रहम नहीं किया जाएगा। नो मर्सी पॉलिसी का बाकायदा तौर पर इतलाक हुआ जाता है। वो कहते हैं ना, द काउंटडाउन हैज़ बिगन। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन में पहले मरहले में जिन लोगों का कुर्रा निकला है ना, जिन लोगों का नाम निकला है, उनके नाम मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले जी, यास्मीन राशिद साहिबा, हमाद अजहर साहब, महमूदुर रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब एंड मुराद रास साहब। ये 6 नाम इस वीडियो के अंदर मैंने आपको शुरू में ही बता दिए हैं, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं जी पूरा सस्पेंस बना के रखूं और फिर मैं कहूँ जी 6 नाम आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिए ये 6 लोग हैं। इन 6 लोगों को कोई माफ़ी नहीं मिलनी, चाहे कोई भी आ जाए इनकी सिफारिश लेकर के, इन 6 लोगों को माफ़ी नहीं मिलनी है। अब आप पूछेंगे जी इन 6 लोगों का क्या कसूर है बेचारे, मैं आपको बताती हूँ ये कितने बेचारे हैं और इनका क्या कसूर है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक एक चीज़ सामने आई 9 मई वाले वाक़यात को लेकर के, और वो चीज़ अटल है। जिस तरह ज़िंदगी अटल है, मौत अटल है, उसको टल नहीं सकती, वो उसको टाला नहीं जा सकता, उसी तरह ये चीज़ अब अटल हो चुकी है। ये चीज़ अब कन्फर्म्ड है कि इमरान खान साहब को पता था कि उनको गिरफ्तार होना है। ये गिरफ्तारी इमरान खान साहब को बता दी गई थी क्योंकि उनके सहूलतकार तो मौजूद था सिस्टम में। और जब इमरान खान साहब को पक्की खबर दी गई कि जी आपको अब हम अरेस्ट करेंगे, और ये अरेस्ट उस टाइम पर अमल में आया जब मुल्क के जो आर्मी चीफ थे वो मुल्क में मौजूद नहीं थे, यानी आसिम मुनीर साहब वाज नॉट इन द कंट्री, वो दौरा कतर पर गए हुए थे, और शहबाज शरीफ साहब भी उस टाइम पर मुल्क में मौजूद नहीं थे। आपको पता है ना, वो लंदन यात्रा के लिए गए हुए थे। उन्होंने वो जो भी वो प्रिंस चार्ल्स की होनी थी ताजपोशी, याद है ना आपको, सारी बातें याद है कि भूल गए हैं, इतनी कोई पुरानी बात तो नहीं मैं कर रही। तो ऐसे टाइम पर ये कान में इमरान खान साहब को फूंक दिया गया कि हम आपको करेंगे गिरफ्तार और आपकी गिरफ्तारी होने वाली है। और जब इमरान खान साहब को कंफर्म हो गया कि जी अब उन्होंने गिरफ्तार हो जाना है और कोर्ट में जाना पेशी के लिए और वहीं पे उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो उन्होंने फिर एक पूरा प्लान बनाया। एक जमान पार्क में मीटिंग हुई। तो हसास तनसीबात पर हमले की प्लानिंग कहाँ हुई, वो जमान पार्क में हुई। उस जमान पार्क के अंदर 8 मई को तकरीबन लगभग 154 सिमें एक्टिव थी। वैसे तो इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से बड़ी तैयारी की थी कि जी ये जो फ़ोन है ना वो बाहर छोड़ दें। अभी भी जब सहाफ़ियों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको ये कहते हैं कि जब अपना फ़ोन बाहर छोड़ दें। उस टाइम पर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स किए गए थे कि फ़ोन बाहर ज़रा रख दें, लेकिन फिर भी फ़ोन जमान पार्क के आसपास और उस सर्कल में पाए गए जिस सर्कल की एक जियो फेंसिंग की गई। उस दिन 154 मोबाइल फ़ोन्स, 154 सिम्स एक्टिव थी। जब जमान पार्क के अंदर पूरी प्लानिंग की गई कि ऐसे
इस तरीके से हमने पाकिस्तान की फौज को ठोकना है और इस तरीके से हमने पाकिस्तान को ठोकना है, ताकि इनको लग पता जाए कि जब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान वापस आए यात्रा से अपनी, तो फौज के अंदर एक डिवाइड हो, अदलिया के अंदर ऑलरेडी डिवाइड हो, आधी अदलिया इमरान खान के साथ, आधी फौज इमरान खान के साथ, और आसिम मुनीर को अपनी नौकरी के लाले पड़ जाए। यह सब इसलिए किया गया, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया, क्योंकि जब 9 मई को वाकयात हुए और उसकी जब कार्रवाई की गई तो जियो फेंसिंग के जरिए पता चला कि वो जो 154 जो मोबाइल फोन्स जमान पाक में इस मीटिंग और इस प्लानिंग के दौरान एक्टिव थे, उनमें से 200 से ज्यादा कॉलें कोर कमांडर लाहौर के घर पर जब आग लगाई गई तो उन लोगों को गई जो लोग जमान पार्क के अंदर उस मीटिंग में मौजूद थे। समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब वो कौन कौन लोग थे? यास्मीन राशिद साहिबा को 31 कॉलें की गई, हमाद अजहर साहब को 10 कॉलें की गई, महमूदुर रशीद साहब को 75 कॉलें, एजाज चौधरी साहब को 50, मियां असलम इकबाल साहब को 16 और मुराद राज साहब को 23 कॉल्स की गई। ये जियो फेंसिंग के जरिए कॉल रिकॉर्ड, अब जियो फेंसिंग क्या होती है कि डिफरेंट टावर्स के साथ एक पूरा रिकॉर्ड लिया जाता है, लोकेशन का रिकॉर्ड, फोन का रिकॉर्ड, और ये कोई हालचाल वाली कॉल नहीं थी, हाँ जी क्या हाल है, गुड टू सी यू, या आई एम फाइन, हाउ आर यू सर, है ये वाली कॉल्स नहीं थी। ये वो कॉल्स थी कि बताया जा रहा था कोर कमांडर लाहौर पहुंच गए हैं, अब इस घर में पहुंच गए, अब हम एंटर कर रहे हैं, अब हम पीछे जा रहे हैं, अब हम आगे जा रहे हैं, अब यहां आग लग गई। लम्हा बलम्हा की रिपोर्टिंग दी गई थी। और इस चीज से ये चीज वाजे होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का पता था, बल्कि ये जो रिएक्शन जिसके बारे में इमरान खान साहब बाद में प्रचार करते फिर रहे थे ना कि ये तो अवाम का फितरी रिएक्शन था, ये तो नेचुरल रिएक्शन था, इतना पॉपुलर जब अरेस्ट होगा तो अवाम का तो रिएक्शन आना था। नहीं, ये फितरी रिएक्शन नहीं था, ये प्लान्ड रिएक्शन था। इस प्लानिंग के अंदर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल, मुराद रास, ये 6 लोग अभी तक की तहकीकात के मुताबिक सरे फहरिस्त थे। अब आ जाओ जी, की करना है ना था, बहुत बुरा होगा इनके साथ, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप सिर्फ GHQ का नाम लेते हैं ना, जब आप फौज का नाम लेते हैं तनकीद करने के लिए, तो आप लोग की ऐसी तैसी फिर जाती है। इन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिया था, इन्होंने तो कर दिया। वाकई हर जगह की एक रेड लाइन होती है, इसको उन्होंने क्रॉस कर दिया और इनकी कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। बड़े से बड़े फॉरम से फ़ोन करा लें, आर्मी चीफ भी अगर इनकी कोई सिफारिश कर दे ना कि नहीं जी इनको नहीं हाथ लगाना, चले जी थोड़ी रियायत कर दें, तब भी इनकी अब खलासी नहीं होनी, क्योंकि ये शुरुआत है। जो असल खुर्रा जाना है ना, वो जाना है इमरान खान, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के ऊपर। ये पहली किस्त है, पहली किस्त में 6 लोग फाइल लग गए, आप समझ लें, खत्म, इनके करियर्स खत्म, इनकी सियासत खत्म, पीरियड। समझ आ गई बात? आगे आ जाए जी। अब इशू ये हो रहा है कि ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन बहुत से लोग अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों ने आज भी छोड़ा। आज फवाद चौधरी साहब और हुसैन इलाही साहब, ये दोनों लोग सरे फहरिस्त थे। क्योंकि अब इसलिए लोग छोड़ रहे हैं कि ना, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि भाईजान ये हमारा मुस्तकबिल है। अब माफ़ी से तो काम नहीं चलेगा। आप मुझे बताएं, आप कत्ल कर दें किसी को और कत्ल करने के बाद कहें कि जी मैं इस कत्ल की मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं इस कत्ल की मजम्मत करता हूँ, तो जिसको आपने कत्ल किया क्या वो जिंदा हो जाएगा? और क्या आने वाले जो लोग हैं, अगर माफ़ी मिल जाती है तो क्या आने वाले लोगों को क्या अच्छा मैसेज जाएगा? इसलिए मर्सी नहीं दिखानी, माफ़ी नहीं है, नो सॉरी, सिर्फ सज़ा। तो फवाद चौधरी साहब को आना पड़ा आगे। अब फवाद चौधरी साहब के साथ भी जाहिर सी बात है इमरान खान साहब का बड़ा ताल्लुक़ है, बल्कि जो बातें फवाद चौधरी साहब करते थे, इमरान खान साहब के जिस तरह के वो स्पोक्स पर्सन थे, कोई भी रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा जी मैं PTI को छोड़ देता हूँ और मैंने सियासत छोड़ दी है, मैं जो हूँ बस ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैंने सियासत भी छोड़ दी, मैंने PTI भी छोड़ दी, और मैं 9 मई के जो वाक़यात हैं मैं ऑलरेडी उनको कंडेम कर चुका हूँ। मैं तो आपको अंदर की भी खबरें ये बता देती हूँ कि भाई हमें तो ये भी बताया गया है कि जी फवाद चौधरी साहब को
उल्टा लटका दिया गया था। और अभी सिर्फ उनको उल्टा लटकाया ही था, अभी पहला पैंतरा ही इन्वेस्टिगेशन को उनके ऊपर अपनाया गया था कि उनकी तो तौबा तौबा हो गई। उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अभी करेंगे भी नहीं, जाहिर सी बात है। किसी पार्टी को कौन, किस पार्टी को कैसे ज्वाइन करेंगे जब तक फौज के साथ इनके मामला ठीक नहीं होते? कौन रखेगा इनको? नून लीग तो नहीं रखेगी, पीपल्स पार्टी भी नहीं रखेगी। आ जाइए हुसैन इलाही साहब पे। वजाहत हुसैन साहब के साहबजादे हैं हुसैन इलाही साहब। मैंने आपको क्या कहा था, क्या कहा था मैंने आपको? इस बात के ऊपर मैं ज़रा खुश होती हूँ, हालात के ऊपर तो मैं बिल्कुल खुश नहीं होती, मुझे बड़ा दुख होता है ये जो सारा कुछ चल रहा है। असल में क्या चल रहा है? फौज जीत रही है ना, सियासत तो फौज ने छोड़नी थी, लेकिन ये फौज को सियासत छोड़ने भी नहीं देते ना। ये सियासतदान छोड़ के सियासत जो है वो सियासतदान जा रहे हैं अपेरेंटली। लेकिन ये ना, ये भी 2 नंबर सियासतदान है, इनमें से कोई जेन्युइन सियासतदान नहीं है। जो जेन्युइन सियासतदान होता है ना, वो कभी छोड़ के नहीं जाता। बकौल बाबर अवान साहब के ये लोग डेपुटेशन पर आए हुए थे। डेपुटेशन का क्या मतलब होता है? जो लोग डेपुटेशन यानी टेम्पररी तौर पर इनकी पोस्टिंग होती है किसी जगह पे, जो लोग डेपुटेशन पर आते हैं उनको तो वापस जाना ही होता है। फिर रोना किस बात का है, फिर शिकवा किस बात का, फिर पीटीआई के साथ हमदर्दियां किस बात की, जब इनके पास तो लोग ही आए हुए डेपुटेशन पर थे। तो बेसिकली फौज जीत रही है, और फौज इसलिए जीत रही है क्योंकि इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, इन्होंने वो कर दिया जो दहशतगर्द भी नहीं करते, जो तालिबान नहीं कर पाए थे पाकिस्तान में। तालिबान कोर कमांडर के घर तक, GHQ तक, लाहौर तक, इस्लामाबाद तक, इतने अंदर तक नहीं घुस पाए थे, अटैक नहीं कर पाए थे इन जगहों पर, लेकिन वो इन्होंने कर दिया। और ज़्यादा तकलीफ इसलिए है कि जब अपना बच्चा करे, जिसको खुद पाल पोस कर नैपिया बदल बदल कर इस लेवल तक लेके जाए, तो तकलीफ उसकी ज़्यादा होती है। तो मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैंने आपको ऑलरेडी 3 दिन पहले बता दिया था कि नो मर्सी होगी। आज उसका सबूत आ गया, नो मर्सी है। एक और सबूत भी है कि एक रहम नहीं किया जाएगा, वो है खतीजा शाह का मामला। मैं इधर ही उसको इधर ही साथ जोड़ देती हूँ। खतीजा शाह ऑफ कोर्स ऐलान का एक ब्रांड चलाती हैं, बड़ा हाई एंड ब्रांड है। एक एक जोड़ा उनका पता नहीं कोई 10-10, 20-20, 30-30 लाख का बिकता है। अव्वल तो खैर इतने महंगे पैसों के ऊपर तो मतलब कपड़ों के ऊपर ये फजूल खर्ची है, लेकिन खैर पाकिस्तान के अंदर एक एलीट क्लास है, पूरी दुनिया के अंदर एक है जिनको इस किस्म के दिमाग उनका ख़राब है ये कपड़े वपड़े इतने महंगे ख़रीदने का। वो एक बहुत हाई एंड किस्म का ब्रांड चलाती हैं। इसके अलावा बहुत एक पावरफुल फैमिली से हैं। सलमान शाह साहब की वो बेटी हैं। सलमान शाह साहब हैज़ बीन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक फॉर्मर आर्मी चीफ की नवासी हैं, और इसके अलावा ख़ुद उनके बड़े कनेक्शंस हैं, मतलब ख़ुद एक हाई सोसाइटी गर्ल हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस हैं। ख़ुद उनकी पर्सनली दोस्ती जो है वो महर तरीन से भी है। महर जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब की बड़ी बेटी हैं। एंड एनीवेज़ ये इनकी हिस्ट्री बताने का मतलब ये है कि शी इज़ अ वेरी वेरी सेंसिबल गर्ल, जो खतीजा शाह साहिबा है। लेकिन क्योंकि वो PTI सपोर्टर हैं, और वो इस हद तक PTI सपोर्टर हैं कि उन्होंने भी कहा कि जी ऐसी की तैसी इमरान खान को अरेस्ट किया है तो भाई हम हर हद से गुज़र जाएंगे। और फिर खतीजा शाह जैसी ख़वातीन भी हर हद से गुज़र गई, तो उनकी भी माफ़ी नहीं है। और वो इसलिए माफ़ी नहीं है कि इतने वेल कनेक्शंस, इतने वेल कनेक्टेड लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जहांगीर तरीन साहब इन्वॉल्व थे उनकी सिफारिश करने के लिए कि इनके ऊपर हाथ ना डाले। जहांगीर तरीन साहब ने शहबाज शरीफ साहब को भी कहा। शहबाज शरीफ साहब यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पूरा इसके अंदर इन्वॉल्व था, मतलब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी तो वैसे दाद देनी चाहिए यार, मतलब कमाल ही हो गया, मतलब वाकई टू मच ही कमाल ही हो गया कि कोई भी हो भाई, कोई भी हो, अगर फौज रेड लाइन है, अगर GHQ का नाम नॉर्मल सहाफ़ी नहीं ले सकते, अपने शो में नहीं ले सकते, अगर हम जैसे लोगों को जो है वो रेपरकशन सहने पड़ते हैं, तो जिन लोगों ने एक्चुअली आग लगाई है और सिर्फ इसलिए लगाई है कि जो उनके सो कॉल्ड लीडर को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान का वाहिद अरेस्ट था, कौन सी क़यामत आ गई, क्या हुआ? इमरान खान तो अभी भी ज़मानत पाक में बैठे हैं भाई, टांग पे टांग रख के बैठे हैं, टूटी हुई टांग ठीक हो गई इस बीच में। शुक्राने के नफल अदा करने के बजाय उल्टा इन्होंने ये किया, तो फिर माफ़ी किस चीज़ की, किस चीज़ की माफ़ी? और अगर माफ़ी सिर्फ इस चीज़ के लिए दी जा रही है कि हाँ जी बाहर निकल के अपनी ला ताल्लुकी कर दें PTI के साथ, तो जो फौजी तंसीबात पे जो अटैक किया वो कुछ नहीं, तो समझ रहे हैं आप, उसकी सज़ा फिर भी मिलनी है। तो अगर खतीजा शाह को माफ़ी नहीं है ना, जो फिर जो कोई भी हो, जहाँ जहाँ से भी सिफारिशें आ जाए,
उनको आज कपड़ा डाल के इधर उधर लेके ही जाया गया। तो अगर वहाँ माफ़ी नहीं है तो ये इधर भी माफ़ी नहीं है। यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, मियाँ असलम इकबाल, मुराद राज, कहीं माफ़ी नहीं है। ये बात फवाद चौधरी को समझ आ गई थी, इसलिए फवाद चौधरी ने कहा टाटा बाय बाय, मैं तो जी ब्रेक पे जा रहा हूँ। वैसे भी स्ट्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, भाग दौड़ के भी बहुत स्ट्रेस है, उल्टा लटक के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आए हुए हैं। अब वजाहत हुसैन साहब ने, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने छोड़ा, मैंने आपको एक नुमर्सी के बारे में बताया था, एक मैंने आपको बताया था काफ लीग का क्या पैंतरा है कि उन्होंने बारी बारी छोड़ना है, ठीक है ना, किस्तवार छोड़ना है। उनका एक सोप सीरियल अलग चल रहा है, डेली सोप है। वजाहत हुसैन साहब छोड़ करके काफ लीग में, अब हुसैन इलाही साहब भी छोड़ के काफ लीग में आ गया। अब अकेले तनहा परवेज़ इलाही और उनके बेटे मुन्नस इलाही रह गए हैं। उनके हवाले से जो भी उनकी प्लानिंग है वो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो कर लिया, आप वो टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। ये उनके बारे में बातें हो गई। आ जाए जी फैसल बाजा साहब के ऊपर। अब ये देखो सारा कुछ हो रहा है, तो बाजवा और जनरल फैज़ का क्या है जी, ये तीन लोग थे ना, इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़। जनरल फैज़ की तो ऐसी वैसी चार्जशीट है, एनिया गल्ला वो कितने गए ने जी। मैं तो आपको इसलिए वो बताना चाहती हूँ, पढ़ के बता देती हूँ भाई, कैसे ना हो कि ये जो खुर्रा है ना, ये जनरल फैज़ तक भी निकलेगा, क्योंकि जनरल फैज़ साहब भी जो है वो भी आसिम मुनीर के कोई बहुत बड़े फ़ैन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जनरल फैज़ जो बनना चाहते थे आर्मी चीफ, बन गए कौन, आसिम मुनीर। तो खुन्नस तो होती है, कंपटीशन भी होता है। तो जी फैसल बाजा साहब फरमा रहे हैं कि इस केस में, यानी कि 190 मिलियन वाला जो केस है, उसका जो मास्टरमाइंड है, मतलब आपको मैं बता रही हूँ ना, आज की वीडियो के अंदर सारे मास्टरमाइंड मैं आपको बता रही हूँ। ज़मान पाक उसके अंदर मास्टरमाइंड 9 मई को क्या करना है सारा। अब ये आ जाए जी 190 पाउंड वाला जो केस है ना, वो फैसल वाडा कह रहे हैं कि इस केस में सबसे ज़्यादा करप्शन जिसने की है वो फैज़ हमीद है। इस सारे मामले का मास्टरमाइंड फैज़ हमीद है। अब तक किसी ने फैज़ हमीद का नाम नहीं लिया। शहजाद अकबर और कुछ आदमियों को भगाने में भी फैज़ हमीद का हाथ है। फैज़ हमीद की बाकियात सेनेट और दाएं बाएं मौजूद है, अभी भी उनके पाकिस्तान के असासों की बात कर रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे फराग होगी को भगाने में भी फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का हाथ है, वरना उनकी तो फाइल सबूतों वाली तैयार है। आसिम मुनीर ने जो फाइल तैयार की थी बतौर DGI, जिसका जिक्र पार्लियामान में भी शहबाज शरीफ साहब ने किया, वो सबूत थोड़ी ना इमरान खान साहब अपने साथ ले गए या जला जलू दिए, वो सबूत तो है ना, लेकिन फराग होगी नहीं है ना। तो फराग होगी क्यों नहीं है, क्योंकि फैज़ हमीद ने उसको भगा दिया, जनरल बाजवा ने उसको भगा दिया, आसिम मुनीर के किए किराए पर पूरी उसकी फाइल पर पानी फेर दिया। तो हर कोई कसूरवार है, और जो कसूरवार है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में इमरान खान साहब के रोने निकलते हैं। इमरान खान साहब ट्वीटें करते फिर रहे हैं, कभी क्या जबरी शादी के बारे में, क्या जबरी शादियों का तो सुना था, PTI के लिए जबरी तलाक मुतारिफ करा दी गई है। हजूरे वाला मिस्टर इमरान खान नियाजी साहब, अगर आप जबरी शादी करते रहे हैं, आप जबरी शादी के कायल रहे हैं, आप जबरी शादी के बेनिफिशियरी रहे हैं, जब आपकी जबरी शादी होती थी, यानी कि लोगों को आपकी पार्टी में शामिल कराया जाता था ज़बरदस्ती बाकी पार्टियां छुड़वा के, तब तो आप बड़ी खुशियां मनाते थे, तब तो आप भगड़े डालते थे, तब तो आप लुडियां डालते थे, तब आपको जबरी शादी के अंदर कोई नुकसान नहीं नजर आता था। जबरी शादी यानी फोर्स्ड मैरिज, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है सर। जो फोर्स्ड मैरिज है ना, उसका नतीजा तलाक ही होता है अल्टीमेटली। तो जब आप जबरी शादी की पहले खुशियां मना रहे थे क्योंकि आपकी जबरी शादियां होती थी, आपने कैसे नहीं सोचा कि जबरी तलाक भी हो सकती है। जबरी शादी पर खुशियां और तलाक होने पर रोने, किस चीज का रोना। जब लोग डेपुटेशन में आपकी पार्टी पर आएंगे तो आपकी पार्टी के साथ हमदर्दी कौन करेगा, जब डेपुटेशन पर आए हुए लोग ही वापस चले जाएंगे। तो कोई इंसानों वाली बात करे, इंसानों वाली बातें किया करें। ये कभी शादियों और तलाकों के अलावा भी कोई बात कर लिया करें, मगर हर चीज़ के अंदर शादी तलाक और पता नहीं क्या क्या कुछ आप घुसेड़ देते हैं। फिक्र करें अपने लोगों की। खैर उनकी तो आपको फिक्र नहीं है, अपनी ही फिक्र कर लें, बुशरा बीबी की फिक्र कर लें। बल्कि मैं तो कहती हूँ बुशरा बीबी से भी ज़्यादा आप अपनी फिक्र करें। बुशरा बीबी साहिबा जो है वो माशाल्लाह बहुत पहुंची हुई हैं, वो अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगी, तुसी रह जाना जे कल्ले। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे किंग्स पार्टी का और अगले किंग का। वो कौन होने वाला है अगली वीडियो में देखिएगा।